तो हेलो मेरे प्यारे साथी, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान का वैसे टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाले हैं जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और ये दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बताइए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को पहले से पता होगा तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताइए कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू जी। आप लोग याद रखिएगा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू जी। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताइए, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग हमसे पहले बताते चलिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बताइए दोस्तों कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बताइए कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूरों को, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं आपकी होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद करते चलिएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? बताइए कि आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आर्थिक संकट आप लोग याद रखिएगा 1929 में आरंभ हुआ था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? बताइए दोस्तों कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। बताइए कि हिंद चीन में यानी भारत में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। आप लोग याद रखिएगा कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए दोस्तों कि बिहार का शोक नदी कौन सा है? तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। आप लोग याद रख लीजिएगा कि बिहार का शोक नदी कोसी नदी है और आपको कमेंट करके बताना है कि बंगाल का शोक नदी कौन सा है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बताइए कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, है ना? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बताइए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग याद रख लीजिएगा कि काली मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताइए आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, म्योर, है ना? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। अगर आप लोग को पता है तो जल्दी हमसे पहले कमेंट में लिख दीजिए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और एक चीज और आप लोग बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, है ना? 1935 में हुई थी। आप लोग याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बताइए कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो फसलों को होती है, पशुओं को होती है, भवनों को होती है, मतलब उपरोक्त सभी को होती है। आप लोग याद रखिएगा कि बाढ़ से फसलों को फसल की भी हानि होती है, पशु की भी हानि होती है और भवनों की भी हानि होती है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताइए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। आप लोग याद रखिएगा कि भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण किया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? बताइए कि मरुस्थलीय मृदा यानी मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? बताइए कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी कि जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो सुनामी है यह प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? तो आतंकवाद जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? बताइए दोस्तों कि किस क्षेत्र को हम तीसरा क्षेत्र कहते हैं? तो तीसरा क्षेत्र हम लोग सेवा क्षेत्र को कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कृषि को हम लोग किस क्षेत्र कहा जाता है? कृषि को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि आता है प्रथम क्षेत्र में। आप लोग याद रखिएगा कि कृषि आता है प्रथम क्षेत्र में, और उद्योग आप लोग बताइए तो उद्योग जो आता है वह द्वितीय क्षेत्र में आता है, दूसरा क्षेत्र में आता है, लेकिन सेवा जो है वह तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी तीसरा क्षेत्र में आता है। तो तृतीय क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा? तो सेवा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि बिहार का सबसे बड़ा नगर। बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा नगर क्या है, कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो पटना है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और बताइए दोस्तों कि गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में। आप लोग याद रखिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है और गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? बताइए कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? बताइए दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि उजला सोना किसे कहा जाता है? तो उजला सोना कहा जाता है कपास को। उजला सोना कहा जाता है कपास को। आप लोग याद रखिएगा कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला उजला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में कितने राज्य है? काफी इजी प्रश्न। बताइए कि भारत में कितने राज्य है? तो भारत में टोटल 28 राज्य है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? बताइए कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। आप लोग याद रखिएगा कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। और सबसे घटिया कोयला क्या होता है? तो सबसे घटिया कोयला क्या होता है? पित्त होता है। आप लोग याद रखिएगा कि सबसे घटिया कोयला जो होता है वह पित्त होता है, और सबसे अच्छा किस्म का कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइट होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? बताइए काफी वीवीआई प्रश्न है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वह किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता है ना। याद रखिएगा कि अंकोर वाट का मंदिर विष्णु देवता को क्या है? हिंदू देवता को समर्पित है। तो याद रखिएगा कि विष्णु देवता की पूजा की जाती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि अप्रैल 33 किसने तैयार किया था? बताइए कि अप्रैल 33 किसने तैयार किया था? तो अप्रैल 33 लेनिन ने तैयार किया था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग याद रखिएगा कि अप्रैल 33 किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने तैयार किया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्न में से कौन रबी फसल है? बताइए कि इनमें से रबी फसल कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा कि रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों। याद रखिएगा रबी फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सब रबी फसल में आते हैं। तो बताइए कि रबी फसल है? तो बताइए कि रबी फसल इनमें से कौन है? तो गेहूं आए, यानी ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि इसमें जो गेहूं है वह रबी फसल है। और आप लोग कमेंट में लिखिए कि चावल कौन सा फसल है? चावल कौन सा फसल है? आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28
कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। बताइए कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो यंग इंडिया का। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किया था। तो यंग इंडिया का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भूलिएगा नहीं कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किया था। तो यंग इंडिया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहीं कहीं पे इसका शॉर्ट नाम लिखा होगा WC बनर्जी। तो आप लोग याद रखिएगा WC बनर्जी। कहीं कहीं पे इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा रहता है WC बनर्जी। तो वहां पे अगर ये वाला ऑप्शन हो तो ये वाला टिक कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। बताइए दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से, है ना। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो रिएक्टर स्केल से। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बताइए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से पता है तो हमसे पहले आप लोग बताते चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बताइए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सोपानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। बताइए कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। बताइए 55% की, 60% की, 65% की, 70%। तो प्राणी के शरीर में जो है ना जल की मात्रा 65% होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। बताइए कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 10 किलो, यानी 10 किलोग्राम, है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग याद रखिएगा कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वह पेड़ बचाने से, है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। बताइए कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पेड़ बचाने से। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बताइए कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपने भारत देश में जो है ना वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है। तो भारत देश में है, इंडिया में है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बताइए कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य कहा जाता है बिहार राज्य को। आप लोग याद रखिएगा पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। तो बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। बताइए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। आप लोग जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। बताइए कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बताइए कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो 7%। आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग जो है वो खिलौना उद्योग है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। बताइए दोस्तों, इससे पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग बताइए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। जल्दी जल्दी बताइए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इससे पहले आप लोग को बताए थे कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और इसका स्थापना क्या है। तो 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, है ना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बताइए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च। आप लोग याद रखिएगा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45
कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। बताइए कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो अधिक केंद्र कहा जाता है ना, अधिक केंद्र कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिक केंद्र कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। बताइए दोस्तों कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। बताइए कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में इसका काफी विरोध हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो 1928 ईस्वी में, और इसका भयानक क्या हुआ था, भयानक विरोध हुआ था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। बताइए कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। तो हॉलमार्क को उपयोग किया जाता है सोने के आभूषण में, सोने के आभूषण में उपयोग किया जाता है हॉलमार्क को। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, इससे पहले आप लोग हमें यह बता दीजिए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताइए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन। बताइए आप लोग कि सबसे सस्ता परिवहन कौन है। तो सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 कि सुनामी किस स्थान पर आती है। बताइए कि सुनामी किस स्थान पर आती है। तो सुनामी कहाँ आती है, तो समुद्र में आती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे के पूरे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट कर लिए है। तो आप लोग बताइए कि यह 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आप लोग कितना प्रश्न खुद से सही कर पाए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इससे आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।